अगर आप इन पावर का कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रॉब्लम भी आएंगी, इश्यूज भी शुरू हो जाएंगी। बहुत आपकी स्टेट्स हैं साउथ इंडिया के जहाँ पे आए दिन वाटर क्राइसिस चलती रहती है और वाटर को लेकर के कई सारे आपके वहाँ पे वायलेंस होता रहता है। लेकिन इंडिया में क्या है, आपका जो सिटीजनशिप है वो होलिस्टिक है, एक है। आप स्टेट बेसिस पे अलग से आप सिटीजनशिप राइट्स नहीं मांग सकते। जरूरी नहीं कि हर एक स्टेट में हो हाई कोर्ट, स्टेट अलग चीज है और जुडिशरी का जो जुडिशियल सिस्टम है वो अलग चीज है। इमरजेंसी आप देखो, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये आपका पार्ट 20 में आता है। सिंगल सिटीजनशिप यू मीन टू से, आपका कहने का मतलब है जैसे कि यूएसए में स्टेट की बेसिस पे सिटीजनशिप मिलती है। जो मान लो जो मैक्सिको में सिटीजन है वो कैलिफोर्निया में नहीं होगा, लेकिन वो पूरा यूएसए का सिटीजनशिप है। एक्चुअली में जो वहाँ के सिटीजन है वो यूएसए के सिटीजन तो है ही है, लेकिन वो स्टेट के भी आपके सिटीजन है। जैसे अगर आप स्टेट वहाँ लें, वेरियस स्टेट्स हैं तो वो अपने स्टेट के भी सिटीजन है, उनको वहाँ भी वेरियस राइट्स मिले हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, आपका जो सिटीजनशिप है वो होलिस्टिक है, एक है। आप स्टेट बेसिस पे अलग से आप सिटीजनशिप राइट्स नहीं मांग सकते। आप भारत के नागरिक हो, आपको सिंगल बेसिस पे आपको राइट दिया जाएगा सिटीजनशिप का। सिग्निफिकेंट प्रोविजन का जो नेक्स्ट वर्ड है, इट वुड बी द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल। ये हमारे अगर आप देखो तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में दिया गया, उसका एक पार्ट है। उसमें आर्टिकल 50 में आपको बताया गया कि सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। फिर अगर आप और एलोबरेटिव देखो तो जो कि आपको पढ़ना ही पड़ता है, प्री में आप पढ़ोगे, मेंस में पढ़ोगे, आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर का पूरा प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है, जो कि माउंटेक्स का प्रिंसिपल है, जिसमें उसने 3 टियर स्ट्रक्चर दिया है सेपरेशन ऑफ पावर का, कि जो वेरियस ऑर्गेन होंगे आपके, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड वो भी एक चीज में है, वो डिवीजन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है। सेपरेशन ऑफ पावर में थोड़ा इससे अलग आ जाती हैं चीजें। सेपरेशन ऑफ पावर में जो आता है, इसमें आपके 3 ऑर्गन होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो आपके इनको कैसे पावर दी जाएगी, क्या क्या फंक्शंस इनके होंगे, ये तीनों अपने में सुप्रीम है, तीनों, कोई ना छोटा है कोई ना बड़ा है। और सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल बताते हैं कि तीनों को पावर इक्वल दी गई है, तीनों बैलेंस करते हैं, तीनों आपस में। ये नहीं है कि कोई एक सुप्रीम है या कोई एक नीचा है, तीनों बराबर हैं। सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल से ही आपको ये देखने को मिलता है कि सभी को बराबर राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। यहाँ पे एक और वर्ड आ जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, एक मैम, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हर यूपीएससी के बच्चे को पढ़ना ही पड़ता है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कि ये चीज, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया कैसे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, ये इवॉल्व हुआ है। और इवॉल्व कहाँ से हुआ है आपको ये पढ़ना पड़ता है। ये इवॉल्व आपका हुआ है केस से। वो केस आपका है केशवानंद भारती केस। लगभग सारे बच्चे या मोस्टली बच्चे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आते हैं वो ये केस जरूर पढ़ते हैं, केशवानंद भारती जो आपका है केस। उसमें ये देखते हैं कि कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुई। इवॉल्व मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि ये पहले पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बाद में ऐड किया गया है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ये इसलिए जरूरी है, जो आपके अदर ऑर्गन्स हैं जैसे पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव, अगर वो कोई लॉ बनाते हैं या अगर इम्प्लीमेंटेशन उनके थ्रू हो रहा है, तो वो क्या गलत तो नहीं हो रहा है, उससे क्या वायलेशन तो नहीं हो रहा है किसी भी प्रोविजन का। या अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिकली बोलूं, इन अदर वर्ड्स यू कैन से चेक एंड बैलेंस। अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है इनके लॉस से या इनके इम्प्लीमेंटेशन से। यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के। तो इसलिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आपको दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि जिससे कि आप वेरियस प्रोविजन को रख सकें। कुछ ऐसे बेसिक प्रोविजंस हैं जिनको पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव टच ना करें, उनको चेंज ना किया जाए, अमेंड ना किया जाए। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हियर यूपीएससी जीएस पेपर 2 का जो सेकंड टॉपिक है, फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। इसके फंक्शंस और रिस्पांसिबिलिटीज में हमने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे कि 7th शेड्यूल है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, एंड आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस हैं। यस, ये सारे पढ़ने पड़ते हैं बच्चों को। इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल सिस्टम। जी मैम। और इसमें फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट
स्टेट में द 7th शेड्यूल। जी मैम, एक्चुअली फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो यूनियन और स्टेट की, तो जैसा कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा, ये आपको फेडरल सिस्टम ही पढ़ना पड़ेगा। आपको एक्चुअली फंक्शन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप बिना फेडरल नेचर को समझे नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि आप बेसिक फंडामेंटल जरूर समझें। जैसे यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल सिस्टम की, तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि फेडरल सिस्टम का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो ये डिवीजन ऑफ पावर का प्रिंसिपल पे फॉलो होता है, और अगर मैं और अच्छे से आपको समझाऊं तो ये प्रिंसिपल आप देखते हैं 7th शेड्यूल में या आर्टिकल 246 में भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन 7th शेड्यूल में आपको सारे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे यूनियन के क्या सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के क्या सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। यानी कि यूनियन जो गवर्नमेंट है उसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाने की पावर है, स्टेट जो आपकी गवर्नमेंट है उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पे लॉज बनाने की पावर है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट में जिन पे दोनों को ही लॉज बनाने की पावर है। तो अगर ये सब्जेक्ट आपके डिवाइड नहीं किए जाएंगे तो आपके फेडरल सिस्टम को पढ़ने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस, आपको लेजिस्लेटिव फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे जो यूनियन लेजिस्लेचर है या कैसे जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको क्या क्या पावर दी गई है, कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी फंक्शंस हैं जो आपके यूनियन लेजिस्लेचर के पास है, कौन कौन सा ऐसे फंक्शन या पावर है जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। एंड फाइनेंशियल फंक्शंस, अगर आप फाइनेंशियल फंक्शन भी पढ़ें तो उसमें आप देखते हैं हमारे पास फाइनेंस कमीशन है जो आर्टिकल 280 में दी गई है। उसमें डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस की बात करी गई है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं या कौन कौन से रेवेन्यूज के सोर्स हैं जहां से आप असेसमेंट हो रहा है, कहां से आपको मिल रहा है रेवेन्यू सोर्स, फिर रेवेन्यू मिलने के बाद, टैक्सेस मिलने के बाद ये जो आपको मनी या जो आपको पैसा मिलता है इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एंड बिटवीन वेरियस स्टेट्स आल्सो। तो ये आपका फाइनेंस कमीशन के थ्रू होता है। तो आपके जो फाइनेंशियल फंक्शन है, रिस्पांसिबिलिटीज हैं, वो भी आपको देखनी पड़ती हैं साइमल्टेनियसली। एंड नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आप देखिए, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत आपकी स्टेट्स हैं साउथ इंडिया की जहां पे आए दिन वाटर क्राइसिस चलती रहती है और वाटर को लेकर के कई सारे आपके वहां पे वायलेंस होता रहता है या फिर डिमांड होती रहती है कि ये वाटर का यूज किसके थ्रू होगा, कौन स्टेट के थ्रू होगा वाटर का यूज। तो उसके लिए आपकी बनाई गई है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ये क्या है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का पार्ट है। एंड जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल, अगर आप जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अगर आप फंक्शन को देखो, रिस्पांसिबिलिटीज को देखो, तो उसमें आपका एक हायरार्की आपको मिलती है कि कैसे लोअर आपके जुडिशरी है, फिर आपका हाई कोर्ट पहुंचता है, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो ये जुडिशरी का जो आपका इंडिपेंडेंसी है और जो एक हायरार्की है, ये अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। तो ये छोटे लेवल से हो करके, ग्रास रूट लेवल से हो करके स्टेट के हायर लेवल पे पहुंचता है, फिर सेंटर के हायर लेवल पे पहुंचता है। यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, लोग समझते हैं, बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि हर एक स्टेट में हो हाई कोर्ट। स्टेट अलग चीज है और जुडिशरी का जो जुडिशियल सिस्टम है वो अलग चीज है। कई जगह पे ऐसा हुआ है कि बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज और बहुत सारे मल्टीपल स्टेट्स को मिला के एक ही हाई कोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट है और फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप में कोई हाई कोर्ट नहीं है। आप देख लो, आप जुडिशरी का अलग से सिस्टम है, हायरार्की है पूरी वो एक। तो इट इज नथिंग टू डू विद द स्टेट। जी मैम, आई मीन टू से वो इंडिपेंडेंट है अपने में। जुडिशरी एक अलग पार्ट है, वो हमने देखा भी, वो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल में भी वो चीज दी गई है। इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग फॉर द फेडरल सिस्टम, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव दो पॉइंट है। जी मैम, पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमने देखा कि ये डिवीजन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पे करता है फॉलो। डिवीजन ऑफ पावर किस चीज का आपको करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का करना है और फाइनेंशियल पावर्स का मेनली आपको करना है डिवीजन ऑफ पावर में। किनके बीच में? यूनियन और स्टेट्स के बीच में। तो आप अगर देखो तो अगर आप इन पावर का कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉब्लम भी आएंगी, इश्यूज भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपने में बहुत बिग पावर है, फाइनेंशियल पावर अपने में एक बहुत बिग पावर है। तो जब इन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कहीं ना कहीं इश्यूज उठने शुरू ही हो जाते हैं स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, जो कि होना ही होना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में भी आप देखो तो ये होना, इसलिए हमें यहाँ ये देखना पड़ता है कि क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं। फिर जैसे मैम ने बताया यहाँ कि इसमें फेडरल स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या है, तो यहाँ दो चीजें आपको देखनी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे इंडियन जो फेडरलिज्म है
वो क्वासी फेडरल उसका है स्ट्रक्चर, उसका प्रोसेस जो एक सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि स्टेट्स को भी राइट है अपने लॉज बनाने के, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज या फाइनेंशियल वेरियस लॉज, और सेंटर को भी उसी साइमल्टेनियस टाइम में बनाने के आपको मतलब राइट है, पावर है। तो इसलिए कोऑपरेटिव वेरियस स्टेट तो कर ही रही है कोऑपरेट अपने में लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में, फाइनेंशियल फंक्शंस में, लेकिन सेंटर भी स्टेट्स के साथ में कर रहा है कोऑपरेट। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे करता है फॉलो। अभी हम देखें पिछले 10 इयर्स से हमने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का कर दिया, सिस्टम फॉलो कर दिया है कि वेरियस स्टेट कोऑपरेट तो करे ही करें, लेकिन कंपटीशन भी हटती रहे आपस में। इससे क्या होगा? इससे हमारे जो ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा। अगर स्टेट्स आपस में ऐसे करें, कंपटीशन करें, जैसे कि आप देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ले लो, आप देखो कि जैसे वेरियस आपके फंक्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन को लेकर के, आपके फाइनेंसेस को लेकर के, तो अगर स्टेट कंपटीशन करना शुरू कर देती हैं तो उससे आपका ग्रोथ ज्यादा होता है। इसलिए हमने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को फॉलो करने शुरू कर दिया रिसेंट ईयर्स में। इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स आते हैं। एक तो है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव, अभी आपने डिस्कस किया इसको, और दूसरा है सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। तो सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप कुड बी लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशनशिप, और ट्रेंड एंड इन सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप, जो ट्रेंडिंग जो चल रहे होते हैं। ये भी हमने पहले भी देखा है फेडरल स्ट्रक्चर में अपने, कि सेंटर स्टेट में क्या क्या आपके इश्यूज या क्या क्या आपके रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे रिलेशनशिप मतलब हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव बेसिस पे हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप, फाइनेंशियल बेसिस पे हो सकते हैं। तो बच्चों को ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं कि सेंटर और स्टेट में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें रिलेशनशिप कैसे है, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं डील, कैसे वो आपके लेजिस्लेट डील कर रहे हैं, कैसे फाइनेंस के आपके प्रोसेस में कैसे डील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज पढ़नी पड़ती है इसमें। और एक और चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, इंटर स्टेट रिलेशनशिप, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट काउंसिल्स। तो ये जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप में अगर आप मैम देखो तो यूनियन और जो आपका स्टेट है उसे डिवीजन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पे करता है फॉलो। कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो आपके स्टेट, जो आपकी 7th शेड्यूल है उसमें यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं, पब्लिक एक्ट्स भी आ जाते हैं, रिकॉर्ड्स पे आ जाते हैं, और कुछ आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्टेट को दिए गए हैं। तो आपके इंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसे होंगे ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो वेरियस स्टेट्स को दिए गए हैं, और फिर स्टेट उसमें कैसे आपके रिलेशनशिप रख रहे हैं। जैसे मैम ने आपको यहाँ एग्जांपल दिया वाटर डिस्प्यूट का, तो हमने वाटर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाई, ट्राइब्यूनल्स भी बनाई। 1956 में हमने रिवर वाटर ट्राइब्यूनल भी बनाई। ट्रेड एंड कॉमर्स भी है इसमें आ जाता है, ट्रेड एंड कॉमर्स भी इसमें आ जाता है। तो उसके लिए बच्चों को जोनल काउंसिल्स भी आ जाते हैं, जोनल काउंसिल भी इसमें आ जाती हैं। ये सारा इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपको आपके एडमिनिस्ट्रेटर, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा स्ट्रक्चर होगा, आपके लेजिस्लेचर का कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसे आपको रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, कैसे वेरियस स्टेट्स आपकी उन रूल्स रेगुलेशन को करेंगी फॉलो। सेंटर जब बनाएगा कोई रूल्स तो उसको वेरियस स्टेट कैसे करेंगी फॉलो, स्टेट्स जब बनाएंगी रूल्स या रेगुलेशंस तो वो कैसे करेंगी आपस में फॉलो, स्टेट सेंटर से जो रूल बनाए जा रहे हैं उसे कैसे करेंगी फॉलो। तो इसलिए यहाँ पे ये सारे इंटर रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन आपको पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। हाँ जी मैम, इमरजेंसी आप देखो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये आपका पार्ट 20 में आता है। आपके 3 बेसिक टाइप की आपकी होती है आपकी इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी पहली होती है, आपके प्रेसिडेंशियल रूल होता है जो जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। तीसरी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है। सारे आपके आर्टिकल 352 से लेकर के 360 में दिए गए। इमरजेंसी प्रोविजन के साथ साथ रोल ऑफ गवर्नर भी है। हाँ, गवर्नर का इसमें बहुत रोल है। गवर्नर ही ये बताता है कि कब वो टाइम आ गया है कि अब ये पर्टिनेंट हो चुका है, अब ये इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अब स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाए। तो फिर प्रेसिडेंट रूल वहां फॉलो हो जाता है या फिर नेशनल इमरजेंसी वहां लग जाती है। लेकिन ये पार्ट है, आपको दिया गया पावर। ये पावर दी किसको? स्टेट का जो राज्यपाल है उसको, वहां का जो गवर्नर है उसको। तो ये सारे आपको इमरजेंसी प्रोविजन आपको पढ़ने पड़ेंगे आर्टिकल 352 से 360 के बीच में। फिर उसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि इमरजेंसी के टाइम पर आपके फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आपको ये चीज देखनी पड़ेगी क्योंकि फंडामेंटल राइट एक एसेंशियल पार्ट है। सर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट फॉरगेट टू रीड what would be the impact on fundamental rights during emergency। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आर्टिकल 358, 359 में इसी के बारे में दिया गया है कि जब
इमरजेंसी लगाई जाए तब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स पे कौन कौन से राइट्स हैं जिनको कि नहीं दिए जाएंगे सिटीजन को, कौन कौन से राइट अभी भी हैं जो आपको इमरजेंसी के बाद भी दिए जाएंगे। तो बच्चों को ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए बहुत होलिस्टिक मैनर पे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल इस पार्ट से आपके। और नेक्स्ट वर्ड है रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमीशंस, जैसे कि ERC रिपोर्ट है, सेकंड ERC रिपोर्ट, एंड ऑल्सो पंच सरकारिया कमीशन बनाया गया, पंची कमीशन बनाया गया। ये आपके सेंटर स्टेट पे करता है फॉलो। सेंटर स्टेट रिलेशन को बताने के लिए वेरियस कमीशन बनाई गई, जिसमें कि आपकी बहुत सारी कमीशन है और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी कमीशन बनाई गई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उसकी सेकंड रिपोर्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और फोर्थ रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है एथिक्स के लिए। और ऐसी वेरियस रिपोर्ट्स हैं, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, सब रिपोर्ट्स हैं, आपको पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन इसमें आपको समझना क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के समय सरकार ने कैसी रिपोर्ट्स बनाई, कैसे आपके रिकमेंडेशन दिए उस रिपोर्ट्स में, जिसे फॉलो करना चाहिए बच्चों को। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पंची रिपोर्ट है वो उस रिपोर्ट को एटलीस्ट ये सारे रिपोर्ट्स ऐसे हैं, मतलब ARC के अप्रोक्सीमेटली 14-15 रिपोर्ट्स हैं, 15 रिपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली उसमें है। एटलीस्ट गो थ्रू इन डिटेल बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। इसमें एक्चुअली पढ़ना गया बच्चों को कि एडमिनिस्ट्रेशन के समय क्या रिपोर्ट बना रही है सरकार, क्या रिकमेंडेशन है, और सेंटर स्टेट्स के रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए क्या रिपोर्ट बना रही है। तो उसमें जैसे मैंने कहा सरकारिया रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, पढ़नी पड़ती है। राजा मन्नार कमीशन बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आती है, वो पढ़नी पड़ती है। पंची कमीशन जो बहुत ही लेटेस्ट कमीशन 2007 में आया था, उसकी रिपोर्ट आपको पढ़नी पड़ती है। आपको ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आता है कि आपके सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप कैसे होने वाले हैं, या रिकमेंडेशन क्या की गई है कि फ्यूचर में कैसे रिलेशनशिप रखे जाएं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस टू जी मैम लोकल लेवल्स एंड जी मैम challenges थराएं। जी मैम डिवोल्यूशन ऑफ पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बिकॉज ये इसलिए आपको पढ़ना कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर किसको और कौन कर रहा है डिवोल्यूशन ऑफ पावर। आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि पेपर 2 में आपको बेसिक आइडियोलॉजी पे काम करना है, बेसिक डेफिनेशंस पे काम करना है। जैसे डिवोल्यूशन ऑफ पावर का अगर प्रिंसिपल लिया जाए तो ये इसका यहाँ मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ पावर। इसको आप फेडरल सिस्टम से नहीं मिला सकते, डिवीजन ऑफ पावर से नहीं मिला सकते, सेपरेशन ऑफ पावर से नहीं मिला सकते। ये तीनों अपने में इंडिपेंडेंट टर्म है, तीनों का मीनिंग अलग है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर में आप ये देखते हैं कि सेंटर कौन कौन सी पावर है जो सेंटर के पास है, लेकिन फिर भी वो पावर होते हुए वो स्टेट को दे रही है कि आप इस पे बना लो लॉ। तो ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है। अब स्टेट में जब वो पावर मिल गई तो लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे म्युनिसिपैलिटी, पंचायत को स्टेट वो पावर कैसे कर रही है ट्रांसफर, कि ठीक है चलो अब आप लोकल लेवल पे इस पावर के लिए लॉज बना लो। जबकि ये पावर किसकी है? पावर थी स्टेट की कहीं ना कहीं, लेकिन वो डिवॉल्व कर रही है, अपने ट्रांसफर कर रही है पावर को, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी। हाँ, स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी इसमें रोल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवोल्यूशन 11th 12th शेड्यूल आल्सो। हाँ, बिकॉज ये चीजें इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि 11th 12th शेड्यूल में आपके पंचायती राज सिस्टम के बारे में दिया गया है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायत के पास दिए गए हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये दिया गया आपके 12th शेड्यूल में। म्युनिसिपैलिटीज के पास कौन से सब्जेक्ट हैं, तो 11th और 12th शेड्यूल में आपको वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं कि पंचायती राज यानी विलेज लेवल पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी इंस्टीट्यूशन है, उन्हें कौन से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कौन से लॉज रूल्स बनाने की पावर दी गई है। और फिर आपके जिला लेवल पे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, उन्हें कौन से रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, पावर दी गई है। इसीलिए आपको 11th 12th शेड्यूल पढ़ने पड़ते हैं। और ये भी डिवोल्यूशन ऑफ पावर का ही प्रिंसिपल है